फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मुझे लगता है ये इतिहास को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र की सरकार भी यही कर रही है। केंद्र के अंदर भी जो है कहीं रोड का नाम बदला जाता है, कोई शहर का नाम बदला जाता है, कोई स्टेडियम का नाम बदला जाता है, कोई यूनिवर्सिटी का नाम बदला जाता है, कोई किसी तरीके से बार बार जो है उसको इतिहास को चेंज करने की प्रयास कर रहे हैं। कारण ये है कि देश की आज़ादी में इनकी कोई हिस्सेदारी रही नहीं है, इसलिए ये इतिहास को रीराइट करना चाहते हैं। एक बात ज़रूर कही है कि ये दूरदर्शी बजट है, मतलब इतना दूर चला गया लोगों से कि वो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा बजट पेश किया गया है। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है हरियाणा के पूर्व वित्त एवं गृह मंत्री। तो केंद्र सरकार ने आज जो एक बजट पेश किया है इसके बारे में हम जानेंगे। अब भूपेंद्र हुड्डा तो ये कहते हैं कि जो सरकार ने बजट किया है उसमें किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया गया, और मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल कहते हैं कि काफ़ी लाभदायक बजट पेश किया है। तो आज हमारे साथ है वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह। तो सर बताएं कि ये जो बजट पेश किया गया है किस तरह का बजट है? देखिए, इस बजट आने से पहले बहुत लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि बार बार कह रहे थे कि हम एक किस्म का अमृत महोत्सव बना रहे हैं आज़ादी का। 75 साल जो है हो चुके हैं देश के आज़ाद हुए, और इस साल विशेष बजट देंगे। क्योंकि जब 2014 में मौजूदा सरकार आई थी केंद्र के अंदर, उस टाइम इन्होंने वायदा किया था कि हम आने वाले वक्त में 7-8 सालों में, ख़ास करके 2022 का जिक्र करते थे कि किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। साथ ही ये कहते थे कि हम MSP पर जो है सरकार की ख़रीद के ऊपर किसान का अनाज जितना भी है, या दालें या तिलहन जो भी चीज़ें, वो सारी खरीदेंगे। इसी तरीके से कि हम लोगों को मकान, गरीबों को पूरे मकान मुहैया करवा देंगे, बेरोज़गारी ख़त्म कर देंगे। महंगाई पर बात करते थे बार बार, डीजल और पेट्रोल के बारे में विशेष करके कहते थे, और जो चूल्हा गैस है उसके बारे में कि इसके रेट आपको 70 रुपये चाहिए या आपको 35 रुपये चाहिए। उन दिनों 70 रुपये का रेट था, तो ये 35 रुपये की बात करते थे। तो इन चीज़ों की तरफ हर एक आदमी का ध्यान था। साथ में नमामि गंगा का भी नाम दिया गया था कि गंगा की सफाई भी करेंगे। साथ में ये किया गया था कि ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देंगे हम किसान के लिए। तो ये सारी की सारी बातें लोगों के दिमाग में जहन्नुम में बैठी हुई थी कि 2022 का आएगा, और 2022 के वर्ष को लोगों ने बहुत इंतज़ार किया, और बड़े इंतज़ार के बाद आया, और आशा के रूप में देख रहे थे बजट पेश होगा। कल एक एक शब्द जब वित्त मंत्री जी बोल रही थी, तब से लेकर लास्ट तक जो है विशेष करके किसान, गरीब, मज़दूर, मध्यम वर्ग और छोटा व्यापारी ये देख रहे थे, बजट को सुन रहे थे। कहीं भी ढूंढने को भी नहीं मिली। एक बात ज़रूर कही है कि ये दूरदर्शी बजट है, मतलब इतना दूर चला गया लोगों से कि वो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा बजट पेश किया गया है। मैं केवल मात्र बातों से नहीं करता, मैं आंकड़े दे के पे बात करता हूँ हमेशा, क्योंकि मेरा इस बात पर एक अनुभव रहा है। जहाँ तक कृषक का बात है, किसान के लिए जो बजट पहले रखा जाता था, कुल बजट का टोटल जो बजट था, उसका वॉल्यूम हम कहते हैं कि कुल बजट जो है उसका 4.28% बजट था पिछली बार। 4.28, 100 रुपये खर्च होंगे तो 4.25 रुपये जो है किसान के लिए खर्च होने थे, और इस बार उसको 3 रुपये और 84 पैसा कर दिया। मतलब कहने का कि 3.84% कर दिया बजट का। तो ये बजट किसान का घटाने का काम किया है टोटल बजट में से, मैं कहूँगा। इसी तरीके से जो खाद है उसके ऊपर जो सब्सिडी देते हैं, 35,000 करोड़ इस बार उसमें कम रखी गई है। मनरेगा में भी 25,000 करोड़ कम रखे गए हैं, जो गरीब मज़दूरों को रोज़गार गांव के अंदर दिया जाता है या शहरों के अंदर दिया जाता है, जो गरीबों के लिए होता है विशेष करके। तो गरीब के लिए भी फ़ायदा नहीं हुआ, और किसान के लिए फ़ायदा होने का जो मतलब ही नहीं। खाद की सब्सिडी गिरा दी, उसके बाद खाद्यान्न जैसे खरीदती है सरकार और गरीब लोगों को देती है, सब्सिडी के रूप में देती है, उसको भी जो है उसका भी पूरा रेट जो थे वो घटा दिए गए हैं। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से इस हित में चला गया किसान के। बेरोज़गारी दूर करेंगे, 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे। तो लोगों ने सोचा पहले सालों में तो नहीं दिया, शायद
ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये अमृत का साल है। बार बार फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा, अमृत का शब्द जो है बजट में कई बार इस्तेमाल किया है, और उसके लिए हर आदमी इंतजार कर रहा था कि अमृत महोत्सव है तो बेरोज़गारी ज़रूर दूर होगी। 2 करोड़ पहले नहीं दिया, लेकिन इस बार देंगे। 60 लाख की घोषणा कर दी बेरोज़गारी दूर करने के लिए कि 60,000 लोगों को हम रोज़गार देंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ से देंगे। जैसे अच्छे दिन अब तक नहीं बताए, कब आएंगे, तारीख नहीं बताई। इसी तरीके से इनका एक्सप्लेन करके नहीं बताया गया कि ये जो 60 लाख मज़दूर आपने जो रोज़गार बढ़ाने हैं, ये कहाँ से आप बढ़ाएंगे। तो मतलब कोई रोड मैप जिसको कहते हैं हम, जो स्पष्ट रोड मैप है, तो वो नहीं दिया गया। तो बेरोज़गार भी अपना टका साहब मुँह दे गए, बेचारे रह गए, देखते रहे थे। इस देश के अंदर बेरोज़गारी ज़बरदस्त बढ़ी है, और विशेष करके देश में सबसे ज़्यादा बढ़ी हरियाणा प्रदेश की। जो हरियाणा प्रदेश अन्न के मामले में आज देश का पेट भरता है, पंजाब का छोटे भाई के रूप में काम करता है, मिलकर दोनों स्टेटें कर रही है। यहाँ भी लड़ाई लड़ता है, खेत में भी किसान और बॉर्डर पर भी किसान लड़ाई लड़ता है। उसी का बेटा जो है वहाँ, एक बेटा खेत में काम करता है, दूसरा बेटा सेना में काम करता है। उसको कोई रियायत, किसी किस्म की राहत देने का काम तो करते कोई न कोई करते, लेकिन ना, कोई काम नहीं किया, तो ना आगे इसके रोज़गार का कोई उम्मीद है। इसी तरीके से महंगाई दूर करने के लिए पेट्रोल, डीजल और ख़ास करके रसोई गैस, इन 3 चीज़ों की तरफ हर आदमी की नज़र थी। क्यों? इन 3 चीज़ों की वजह से बहुत महंगाई देश के अंदर बढ़ी है। कोई भी चीज़ हो आप, वो चीज़ एक जगह तो पैदा होती नहीं है देश के अंदर। कोई दक्षिण में होती है तो उत्तर में खपत होती है, कोई उत्तर में खपत होती है तो दक्षिण में जो है वो पैदा हो रही है। कोई आपका पूर्व से सामान ला रहे हो, कोई पश्चिम में सामान ला रहे हो। उस सामान को डीजल अगर महंगा होगा, पेट्रोल अगर महंगा होगा, तो स्वाभाविक और गैसें आपकी महंगी होगी, तो महंगाई बढ़ेगी। हर चीज़ में आज बाज़ार में सब्ज़ी लेने के लिए जाओ, आटा, तेल, नमक, लून, मिर्च लेने के लिए जाओ, तेल तो बहुत ज़बरदस्त तेल की रेट बढ़े हैं। अकेला तेल वही नहीं है जो हम गाड़ियों में खपत करते हैं, या किसान अपना ट्यूबवेल चलाने के लिए करता है, इंजन में इस्तेमाल होता है, वही नहीं बढ़ा है। बाकायदा आपके खाद्यान्न का जो तेल है, आम गरीब आदमी जो घी इस्तेमाल नहीं करता है, तेल इस्तेमाल करते हैं, या सम्रांत परिवार भी जो है आजकल जो है रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका भी इस तरह से महंगाई के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया इसको कम करने के लिए, बेरोज़गारी और महंगाई के लिए। इसी तरीके से जो मिडिल क्लास थी वो इंतजार कर रही थी। टैक्स पेयर हैं वो लोग, सबसे ज़्यादा टैक्स वही लोग देते हैं। उनका इंतजार था कि टैक्स जो है ना ये हमारा घटेगा, कोई स्लैब हमारा बढ़ेगा या कोई नया स्लैब क्रिएट होगा। उसमें बुजुर्ग भी और मध्यम वर्ग के लोग भी, सभी लोग वेट कर रहे थे, लेकिन किसी गरीब आदमी को कोई राहत नहीं दी गई है। ये इस तरह से इन्होंने जो है एक बेड़ा करके छोड़ दिया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ नटसल के अंदर कि गरीब का बल और किसान का हल दोनों तोड़ने का सरकार ने काम किया है। प्रोफेसर साहब, जो हिसार एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ जो पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह की फ़ोटो हटाई जाती है, फिर स्टिकर के माध्यम से उनकी फ़ोटो लगाई जाती है। अभी रिसेंटली भिवानी में भी ऐसा हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की भी वहाँ से फ़ोटो हटाई जाती थी। क्या लगती है सरकार की मंशा? मुझे लगता है ये इतिहास को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र की सरकार भी यही कर रही है। केंद्र के अंदर भी जो है कहीं रोड का नाम बदला जाता है, कोई शहर का नाम बदला जाता है, कोई स्टेडियम का नाम बदला जाता है, कोई यूनिवर्सिटी का नाम बदला जाता है, कोई किसी तरीके से बार बार जो है उसको इतिहास को चेंज करने की प्रयास कर रहे हैं। कारण ये है कि देश की आज़ादी में इनकी कोई हिस्सेदारी रही नहीं है, इसलिए ये इतिहास को रीराइट करना चाहते हैं। इतना मतलब छोटी हरकतों पर आगे हैं कि हरियाणा में अगर आप देखा जाए तो चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल, पंडित भगदयाल शर्मा, बलवंत राय तायल, बनारस दास गुप्ता जी, चौधरी चांदराम जी, इनके बिना हरियाणा का नक्शे को आप, चौधरी दलबीर सिंह जी, इनके बिना हरियाणा का नक्शा अधूरा है। इन लोगों के नाम पर जो भी संस्थाएं हैं, जहाँ भी इनकी फ़ोटो लगी हुई है, यादगार लगी हुई है, उन चीज़ों को मिटाने का प्रयास लोगों के कागज़ों पर आप कर सकते हो, लेकिन लोगों के दिलों से आप उनको नहीं हटा सकते। ये प्रदेश के निर्माता रहे हैं, सबका इसमें योगदान रहा है। इसी तरीके से देश में अगर किसान का नाम रोशन किया है और देश में किसान की पहचान बढ़ाई है, खेती की किसान बढ़ाई है, तो सबसे ज़्यादा जो कृषि अर्थशास्त्री थे चौधरी चरण सिंह जी, जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने बढ़ाई थी। उनकी फ़ोटो को हटाना, और इसी तरीके से चौधरी रणबीर सिंह जो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे थे, उनकी फ़ोटो को हटाना,
इसी तरीके से और जो बंसी लाल जी की फ़ोटो हटाना या कोई और जो देवलाल जी के हटाना, ये चीज़ हटाना ये बहुत छोटी हरकतें हैं, ये इन लोगों को नहीं पता है। इसी तरीके से मैं एक नाम बीच में निकल गया था, डॉक्टर मंगल सेन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन नेताओं को पार्टी रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी अफिलिएशन, ये पार्टी के नेता नहीं थे, ये प्रदेश के नेता थे, देश के नेता थे, किसान के नेता थे, गरीब के नेता थे। ये हटाना जो है अच्छी हरकत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ और उनको ये कहता हूँ कि उनको पुनर्स्थापित किया जाए। सर, जो आपने सभी सरकारों का कार्यकाल देखा है, इनेलो का भी, कांग्रेस का भी और वर्तमान बीजेपी का, क्योंकि अब वर्तमान सरकार पे भी काफ़ी कर्ज बढ़ता जा रहा है, और क्या लगता है कौन सी सरकार में ज़्यादा कर्ज बढ़ा है? देखिए, कर्ज तो स्वाभाविक है, मौजूदा वर्तमान सरकार के अंदर कर्ज ज़्यादा बढ़ा है। कारण है इसका कि ये ज़्यादा प्रोपेगंडा पर, प्रोग्राम्स वगैरह पर, वो अपना मूवमेंट इस टाइप के कोई मतलब एक किस्म के तमाशों पर ज़्यादा खर्च करने लग रहे हैं। ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह के ऊपर, कोई भी जो इवेंट मैनेजमेंट पर, जिसको आप कह सकते हो कि इवेंट मैनेजमेंट आज ये कर उल्ट, और तो क्या कर रहे हैं ये। अब देखिए, नहरों का पानी कभी नदियों में नहीं डाला जाता, नदियों पर बांध बनाकर जो है बाकायदा बनाए जाते हैं, आपके नहर का इरिगेशन का, सिंचाई का काम किया जाता है। अब तो कहते हैं कि हम सरस्वती नदी को भी जिंदा करेंगे। अब सरस्वती नदी ज़मीन में गायब हो गई है, उसको आप जिंदा कैसे करोगे? मतलब उसी रास्ते आप नहर का पानी डाल दोगे और वो सरस्वती जिंदा हो जाएगी। इस तरह के बेकार खर्चे कर करके रोज़ाना, तमाशे कर करके रोज़ाना सारा कर्जा बढ़ा दिया। कर्जा अगर देश के उत्पादन में, प्रदेश के उत्पादन के लिए आप खर्च करते हो, रोज़गार के लिए आप खर्च करते हो, महंगाई दूर करने के लिए आप खर्च करते हो, गरीब आदमियों को, बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए अगर आप खर्च करते हो, तो ठीक है, चाहे कर्जा बढ़ जाए कोई बात नहीं, उसको उसी बदले में आपकी आमदनी आ जाएगी। जिसको हम कहते हैं उत्पादन के ऊपर लागत पर आप कर्जा करोगे तो ठीक है, वो आपको वापस दे देगा। लेकिन गैर ज़रूरी खर्चे कर करके आज 2 लाख करोड़ से ऊपर हरियाणा प्रदेश के अंदर कर्जा जो है वो हो चुका है। जहां इन्होंने सरकार संभाली थी, जब 60-65 हज़ार करोड़ का कर्जा था, आज 1 लाख करोड़ का कर्जा, 2 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। मतलब 3-4 गुना कर्जा बढ़ चुका है। जहाँ पहले औसतन टोटल बजट का जो हमारा जो जीएसडीपी है, जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद का पहले 15% खर्च जो है कर्जे पर होता था, आज 23% कर्जे पर हो लग रहा है, कर्जा टिपाने में। तो आपके पास तो पैसा तो बचता ही नहीं है काम करने के लिए। सवाल अकेले कर्जे का नहीं है, ये देखना है कि टोटल आपका घरेलू सकल उत्पाद है, उसका परसेंटेज कितना जा रहा है कर्जे के अंदर। जी, प्रोफेसर संपत सिंह ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार लगातार कर्जे में डूब रही है, ना ही लोगों को रोजगार दे पा रही है। और जो केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो पेश किया है, जो इस किसानों के जनहित और किसानों के हित में पेश नहीं किया, ना ही गरीब के हित में पेश किया गया। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।